बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे फोटोट्रॉपिज्म एंड वर्नलाइजेशन के बारे में। ओके, सो दिस इज़ द पार्ट 1 वीडियो जिसके अंदर हम फोटोट्रॉपिज्म को डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेसिकली हम वर्नलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस फोटोट्रॉपिज्म एंड वर्नलाइजेशन, अच्छा अब ये जो फोटोट्रॉपिज्म एंड वर्नलाइजेशन बेसिकली एक प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है कि प्लांट जो है ना वो सरवाइव करता है और खुद को काबिल बनाता है ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सके। ओके, सो फोटोट्रॉपिज्म को अभी हम डिस्कस करेंगे। सो वर्नलाइजेशन क्या होता है? वर्नलाइजेशन बेसिकली प्लांट्स जो है ना वो लो टेम्परेचर में सरवाइव करते हैं, ठीक है, ताकि वो फ्लावरिंग को इंड्यूस करवा सके। ठीक है, सो इसको मैं आसान अल्फाज में समझाऊं, सो जो कुछ प्लांट होते हैं ना उनको बहुत ही ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है ताकि वो फ्लावर की प्रोडक्शन कर सकें और फ्लावरिंग को इंड्यूस कर सकें। ठीक है, सो इस प्रोसेस को बेसिकली हम वर्नलाइजेशन कहते हैं। ओके, सो वर्नलाइजेशन सर्व टू synchronize the reproductive behavior of plant with their environment, ensuring a reproduction at favorable times of years. अब बेसिकली फोटोट्रॉपिज्म एंड वर्नलाइजेशन ये बेसिकली प्रोसेसेस होते हैं जो कि प्लांट को सरवाइव के लिए काबिल बनाते हैं और प्लांट को ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो इजीली रिप्रोड्यूस कर सके। ओके, अब ये कैसे करता है ये अभी हम बारी बारी देखते हैं। सो दे आल्सो इंश्योर दैट द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज फ्लावर एट द सेम टाइम encouraging क्रॉस पॉलिनेशन फॉर जेनेटिक वेरिएबिलिटी। अब बेसिकली क्रॉस, अच्छा पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें पॉलन ग्रेन्स जो है ना वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है? क्रॉस पॉलिनेशन हम कहते हैं कि जब एक ही स्पीशी के दो मेंबर्स जो हैं वो उनकी जब आपस में पॉलिनेशन हो तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, सो इसको मैं ऐसे समझाऊं, सपोज दिस इज अ प्लांट, ठीक है, दिस इज अ प्लांट एंड दिस इज इट्स फ्लावर एंड दिस इज अनदर प्लांट एंड दिस इज इट्स फ्लावर। ठीक है, अब दोनों क्या है? दोनों एक ही स्पीशी से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब इस प्लांट के अंदर क्या हुआ कि पोलन ग्रैंड प्रोड्यूस हुआ, अब ये ट्रांसफर हुआ इस प्लांट के फ्लावर के अंदर, ठीक है ना, और इस प्लांट का जो फ्लावर है उसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है व्हिच इज द पिस्टल, ठीक है, सो इस पिस्टल के अंदर ट्रांसफर हो गया। सो बेसिकली क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है कि सेम ही स्पीशी के दो मेंबर्स, उन दोनों मेंबर्स के बीच में अगर पॉलिनेशन हो तो उसे बेसिकली हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सो क्रॉस पॉलिनेशन को इंश्योर कौन करता है? ये दोनों, फोटो पीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन, इन दोनों को इंश्योर करते हैं। ओके, अच्छा ये चीज भी समझ लें कि सपोज दिस इज द स्पर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड दिस इज द एग ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ओवम ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं उन तमाम सेल्स के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो जर्म सेल्स, जो सेक्स सेल्स होते हैं उनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। सो स्पर्म के अंदर भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, ओवम के अंदर भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, बिकॉज 46 का हाफ क्या होगा? 23। ठीक है, फिर जब स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज होंगे तो जाइगोट की प्रोडक्शन होगी और इस जाइगोट के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो कि ये जो ओवम है ना फीमेल का, जिसके अंदर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, अब बजाय वो मेल स्पर्म से फ्यूज होने के, वो बेसिकली क्या हो रही है? किसी बंदर के स्पर्म से बेसिकली वो फ्यूज हो रही है। ठीक है, ये किसी मंकी का स्पर्म है, ठीक है, और मंकी के स्पर्म के अंदर 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, सो अब जब इन दोनों की फ्यूजन होगी तो बेसिकली जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और उस जाइगोट के अंदर 44 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, फिर जब वो जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और फिर एम्ब्रियो जब बेबी में कन्वर्ट होगा ना, तो उस बेबी के अंदर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक भी होंगे और मंकी कैरेक्टरिस्टिक भी होंगे। ठीक है, सो इसे बेसिकली हम कहते हैं जेनेटिक वेरिएबिलिटी। ओके, सो जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर भी देखने को मिलती है जब एक ही स्पीशी के दो मेंबर्स जब आपस में क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं तो इस क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से जो नया प्लांट प्रोड्यूस होता है ना, उस प्लांट, वो जो प्लांट है वो बेसिकली उसके सर्वाइवल के जो चांसेस है ना वो बहुत ही ज्यादा हायर होते हैं। ओके, सो फर्स्ट टॉक अबाउट द फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, सो द लेंथ ऑफ डे लाइट period has marked influence on the behavior of plant, particularly on their flowering. अब बेसिकली फोटो पीरियोडिज्म एक प्रोसेस होता है जिसमें जो लेंथ होती है ना डे की, वो इन्फ्लुएंस करती है प्लांट के पार्टिकुलर ऑर्गन की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इसको मैं आसान अल्फाज में समझाऊं कि कितने घंटे डे के चाहिए होते हैं प्लांट ऑर्गन को ताकि वो ग्रो कर पाए। ठीक है, स्पेसिफिकली फ्लावरिंग की बात की जा रही है कि प्लांट को, किसी पार्टिकुलर प्लांट को कितने घंटे दिन के चाहिए होते हैं ताकि उसके अंदर फ्लावरिंग की प्रोडक्शन हो, ठीक है ना, उसके अंदर फ्लावरिंग इंड्यूस हो। ओके, so the phenomenon in which the influence of photoperiod length on plant is studied is called the photoperiodism. ठीक है, so photoperiodism एक प्रोसेस होता है जिसमें हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी मखसूस प्लांट को
कितना फोटो पीरियड लेंथ यानी कि कितने आवर्स चाहिए होते हैं दिन के, ताकि वो क्या कर सके, अपने पार्टिकुलर ऑर्गन को ग्रो कर सके, डेवलप कर सके, ठीक है, स्पेसिफिकली फ्लावर को, ठीक है, ताकि वो फ्लावरिंग को इंड्यूस करवा सके। ओके, so it may also be defined as a response of flowering to relative length on the of the day and night। ठीक है, so इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी पार्टिकुलर प्लांट की फ्लावरिंग के लिए उसे कितने घंटे डे के और कितने घंटे नाइट के चाहिए होते हैं, ताकि वो ताकि उसके अंदर बेसिकली फ्लावरिंग की प्रोडक्शन हो, ठीक है ना, फ्लावरिंग इंड्यूस हो। ठीक है, सो अब मुख्तलिफ प्लांट के अंदर मुख्तलिफ उनको बेसिकली मुख्तलिफ डे आवर्स चाहिए होते हैं फॉर देयर फ्लावरिंग। ठीक है, सो इस हिसाब से हमने बेसिकली इनको तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। ओके, सो नंबर वन इज द लॉन्ग डे प्लांट्स। ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट नाम से ही जाहिर है इन प्लांट्स को लॉन्गर डे आवर्स चाहिए होते हैं एंड शॉर्टर नाइट आवर्स चाहिए होते हैं फॉर देयर फ्लावरिंग। ठीक है, इसको मैं आसान अल्फाज में समझाऊं तो इनको लंबे दिन चाहिए होते हैं और छोटी नाइट्स चाहिए होती हैं फॉर देयर फ्लावरिंग। ठीक है, ताकि उनके अंदर फ्लावरिंग की इंडक्शन हो। ओके, कैसे होगी, जब इनको लॉन्गर डे आवर्स चाहिए होंगे और शॉर्टर नाइट आवर्स चाहिए होंगे। ओके, so long day plants flower only when the light period exceeds a certain critical length in each 24-hour cycle। so basically जो 24-hour cycle होती है ना, इसे बेसिकली हम सर्केडियम रिदम कहते हैं। ठीक है, सर्केडियम रिदम जो है ना, इसको हम सेकेंड ईयर के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप जान लें तो सर्केडियम रिदम जो है ना, इसको बेसिकली हम 24-hour cycle भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा अभी क्रिटिकल लेंथ क्या है, सो सपोज मैं 12 आवर्स ले रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या ले रहा हूं, मैं बेसिकली 12 आवर्स ले रहा हूं। ठीक है, सो दिस 12 आवर दिस इज द क्रिटिकल लिमिट। ठीक है ना, या क्रिटिकल लेंथ। अगर लॉन्ग डे प्लांट्स को 12 आवर्स से ज्यादा डे आवर्स मिलेंगे तो उनके अंदर बेसिकली फ्लावरिंग की इंडक्शन होगी। ठीक है, सो बेसिकली 12 आवर्स क्या है, ये बेसिकली एक चेक पॉइंट है, और इस चेक पॉइंट से आगे अगर आवर्स अगर प्लांट बॉडी को मिलेंगे तो उनके अंदर फ्लावरिंग की इंडक्शन होगी। किसके अंदर, लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर। ठीक है, सो वंस अगेन मैं समझा दूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 12 आवर को कंसीडर कर रहा हूं एज अ क्रिटिकल टाइम। ठीक है, सो अगर क्या हो कि अगर 12 घंटे से ज्यादा डे आवर्स अगर प्लांट बॉडी को मिले, लॉन्ग डे प्लांट को मिले, तो उनके अंदर बेसिकली क्या होगा, फ्लावरिंग की इंडक्शन होगी, उनके अंदर फ्लावरिंग की प्रोडक्शन होगी। ठीक है, सो यानी कि क्या हो रहा है कि डे आवर्स अगर एक्सीड कर जाएं इस क्रिटिकल लिमिट से तो बेसिकली क्या होगा कि लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग की इंडक्शन होगी। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है when the light period exceeds a critical limit। ठीक है, मैंने क्रिटिकल लिमिट को 12 घंटे लिया है। ठीक है ना, अच्छा अब जो क्रिटिकल वैल्यू है ना वो बेसिकली वेरी करती है, बट जो एवरेज होती है ना डेट इज अबाउट 23 आवर्स टू 14 आवर्स। ठीक है, सो 14 आवर्स ये भी क्रिटिकल वैल्यू हो सकती है। ठीक है, सो जब 14 आवर्स से ज्यादा अगर डे आवर्स जो हैं अगर प्लांट बॉडी को प्रोवाइड की जाए, लॉन्ग डे प्लांट बॉडी को प्रोवाइड की जाए, तो उनके अंदर फ्लावरिंग की इंडक्शन होगी। ओके, so the example of long day plants are hibiscus, lettuce, Spanish, radish, sugar beet and potato। okay, so now let's talk about the short day plants। अब नाम से ही जाहिर है इनको short day hours एंड लॉन्ग नाइट आवर्स की जरूरत होती है फॉर देयर फ्लावरिंग। यानी कि आसान अल्फाज में कहूं तो इनको कम दिन का समय चाहिए होता है और ज्यादा नाइट का समय चाहिए होता है, ताकि उनके अंदर फ्लावरिंग की इंडक्शन हो, फ्लावरिंग की प्रोडक्शन हो, फ्लावर की प्रोडक्शन हो। So short day plants flower only when the light period is shorter than a critical length। ठीक है ना, critical length अगर सपोज कीजिए मैं 12 घंटे critical length को ले रहा हूं, ठीक है ना, अगर 12 घंटे से कम डे आवर्स अगर प्रोवाइड किए जाएं शॉर्ट डे प्लांट्स को तो उनके अंदर फ्लावरिंग की प्रोडक्शन होगी। ठीक है, सो इसको मैं आसान अल्फाज में समझाऊं तो देखिए 12 आवर्स को मैंने क्या लिया, 12 आवर्स को मैंने एज अ क्रिटिकल लेंथ लिया। ठीक है, सो अगर क्या हो कि दिन का टाइम जो है ना वो 12 घंटे से कम हो, ठीक है, 12 घंटे से क्या हो, कम हो, तो उसके बाद ही क्या होगा कि शॉर्ट डे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग की इंडक्शन होगी। यानी कि क्या हो रहा है कि लाइट पीरियड यानी कि दिन का पीरियड जो है ना वो क्या हो, अगर शॉर्टर हो उस क्रिटिकल लेंथ से, तो बेसिकली क्या होगा कि उन प्लांट के अंदर फ्लावरिंग की इंडक्शन होगी। ठीक है, एंड द एग्जांपल ऑफ शॉर्ट डे प्लांट्स आर राइस, क्राइसेंथेमम, सोयाबीन एंड ओनियन। ठीक है, देखिए आपको नाम ये याद रखने हैं, आपको एग्जांपल याद रखने हैं, बिकॉज एंट्री टेस्ट में आपको ये एग्जांपल दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि बताओ ये वाला जो प्लांट है वो किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, शॉर्ट डे प्लांट से या लॉन्ग डे प्लांट से। ठीक है, सो आपको ये एग्जाम्पल जो है ना वो याद रखने हैं। ओके, सो देन वी हैव द डे न्यूट्रल प्लांट। ठीक है ना, नाम से ही जाहिर है इनको बेसिकली
मॉडरेट अमाउंट ऑफ डे आवर्स एंड मॉडरेट अमाउंट ऑफ लाइट आवर्स चाहिए होते हैं, ठीक है ना तो इनको ज्यादा डे आवर्स चाहिए होते हैं, ना ही इनको ज्यादा नाइट आवर्स चाहिए होते हैं अपनी फ्लावरिंग के लिए, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं लॉन्ग डे प्लांट से एंड शॉर्ट डे प्लांट से, ठीक है। इनको न्यूट्रल अमाउंट मॉडरेट अमाउंट ऑफ आवर्स चाहिए होते हैं, नाइट आवर्स चाहिए होते हैं मॉडरेट अमाउंट में, एंड मॉडरेट अमाउंट में डे आवर्स चाहिए होते हैं फॉर देयर फ्लावरिंग, ओके। एंड द एग्जांपल ऑफ डे न्यूट्रल प्लांट्स टोमेटो प्लांट एंड द कॉटन प्लांट, ठीक है। सो अभी मैं इसको यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वर्नलाइजेशन एंड द रोल ऑफ फाइटोक्रोम इन फोटोपीरियोडिज्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ओके।